सेल खत्म हो जाएगा अभी, तुरंत मुझे यहाँ लगा दीजिए अभी। चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। तो कल से मैंने नया बैच स्टार्ट किया है एडवांस का, ज्योमेट्री से। थियरी स्टार्ट की है अभी, अब आपको बताना। शीट इसकी मिलेगी थियरी वाली, इसकी चिंता ना करिएगा। तो आज आपका टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा और 2-4 दिन बाद क्लास में भी बांट दिया जाएगा सबको प्रिंटेड। नोट्स बनाना हो तो आप अलग से अपना उसी को देख के प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। अभी जो मैं हेडिंग देता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, तो आप भी अपनी कॉपी पे हेडिंग और फिगर कम से कम बनाते जाएंगे कि लगेगा कि क्लास में कुछ काम कर रहे हैं। तो दिमाग भी चले, पेन भी चले, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं चीजें। तो मैंने एंगल कल क्लियर कर दिया था, बेसिक में एंगल कवर हो गया था पूरा। आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या अनुपूरक कोण क्या होता है। देखिए, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या अनुपूरक कोण, ये क्या होता है। इंग्लिश है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी तो कई सारी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, अगर दो कोणों का योग 90 है तो दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर रहते हैं। दो कोणों का योग 90 है तो दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जाएंगे। जैसे एक कोण है 60 डिग्री का, एक कोण है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो 60 30 90, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। एक कोण है 20 डिग्री का और एक कोण है 70 डिग्री का, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होंगे। क्लियर है। एक कोण है आपका 70 डिग्री का और एक कोण है 30 डिग्री का, तो दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, क्योंकि इनका योग क्या हो रहा है, 100 डिग्री हो रहा है, 90 से ज्यादा हो रहा है। तो अगर दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप बताइए 10 डिग्री का पूरक बताइए। 80 डिग्री होगा, सही है। अगर मैं पूछूं थीटा का, एक एंगल थीटा है, उसका पूरक बताइए, क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अगर पूरक निकालना है तो उसको 90 से घटा दिया करिए। आ गया समझ में। एक कोण अल्फा है तो उसका पूरक बताइए, 90 माइनस अल्फा होगा। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। अगर दो कोणों का योग आपका 90 है तो दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, पूरक बोले जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। अब नोट तो आपको करना नहीं है, समझते हुए चलिए, आपको नोट्स मिलेगा पूरा प्रिंटेड। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आइए समपूरक कोण। इंग्लिश है इसकी सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, यहां अल्फा प्लस बीटा क्या है, 90 है, ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, दोनों कोणों का योग 90 रहेगा। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, समपूरक कोण में क्या होता है, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के समपूरक कहे जाएंगे। क्या होगा, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के समपूरक कहे जाएंगे। जैसे एक कोण है 100 डिग्री का और एक कोण है 80 डिग्री का, तो इनका योग कितना हो रहा है, 180, तो दोनों एक दूसरे के समपूरक कहे जाएंगे, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर होंगे। आ गया समझ में। जैसे एक कोण है आपका 70 डिग्री का और पूछ ले आपसे, बताइए इसका समपूरक क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, 110 डिग्री होगा। दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर दोनों कोण समपूरक है एक दूसरे के, तो अगर एक कोण आपका 70 है तो दूसरा निश्चित रूप से क्या होगा, 110 होगा। क्लियर है। इसमें भी कुछ नोट नहीं करना है आपको, समझ में आ गया होगा। तो दो कोण मैंने बताए,
पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? पूरक में क्या होता है, दोनों कोणों का योग 90 है तो पूरक हो जाएंगे एक दूसरे के, अगर दोनों कोणों का योग 180 है तो समपूरक हो जाएंगे एक दूसरे के। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आ जाइए आसन्न कोण। आसन्न कोण बाइलिंगुअल शीट है आपकी, आराम आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं? देखिए एक फिगर मैं बना रहा हूं, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक। ध्यान से देखिए, तो आसन्न कोण किसको कहते हैं? आसन्न मतलब, आसन्न की शुद्ध मतलब कहा जाए, ये शुद्ध हिंदी है आसन्न। आसन्न का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। आसन्न मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ एक दूसरे से। क्लियर है? तो देखिए अगर कोण जुड़े हुए हैं एक दूसरे से तो दोनों क्या होंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। आ रहा है समझ में? कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। जैसे इस फिगर में देखिए, ये अल्फा बीटा दोनों क्या है? जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो ये क्या है? आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। तो इसकी परिभाषा अगर बोली जाए तो क्या होगा? ऐसे कोण जिनका शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, शीर्ष वर्टेक्स एक हो और उनकी एक भुजा क्या हो? कॉमन हो। एक भुजा क्या हो? कॉमन हो, और बाकी दोनों भुजाएं कॉमन भुजाओं के विपरीत हो, मतलब एक इधर और एक इधर हो। आ गया समझ में? आसन्न कोण किसको कहते हैं? परिभाषा अगर दी जाए, ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, नोट नहीं करना है, समझना है केवल। आसन्न का तो शाब्दिक अर्थ क्या है? जुड़ा हुआ। सीधे सीधे क्लियर हो गया, जुड़ा हुआ। तो जो कोण जुड़े हुए दिखाई देंगे वो क्या होंगे? आसन्न होंगे। अब इसके बाद यहां भी तो अल्फा और थीटा भी तो ये जुड़े हुए कोण दिख रहे हैं, लेकिन ये आसन्न नहीं है। क्योंकि आसन्न की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? अगर केवल वर्टेक्स आपका कॉमन है, शीर्ष अगर कॉमन है, तो ऐसा नहीं है कि वो आसन्न कोण है। उसके साथ साथ उन कोणों की एक भुजा भी क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए, जो दोनों में हो। एक भुजा दोनों के लिए होनी चाहिए, और बाकी जो दोनों भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? बताइए। वो आपकी विपरीत होनी चाहिए कॉमन साइड के। ये आपकी कॉमन साइड हो गई, एक कोण की ये भुजा, एक कोण की ये भुजा, दोनों क्या है? इसके विपरीत है, तभी ये आसन्न कोण कहलाएंगे। इसी तरीके से जब अटैच होगा, जुड़ेगा, तभी आसन्न कोण कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। अगर इस तरीके से अटैच हो जाए, ये आपका अल्फा है और ये पूरा आपका थीटा है मान लिया, तो क्या अल्फा थीटा यहां आसन्न है? जुड़े तो हैं, एक दूसरे से जुड़े तो हैं, लेकिन ये आसन्न नहीं है। आसन्न नहीं है। इनका शीर्ष भी कॉमन है दोनों कोण का, ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है, लेकिन इसको आसन्न नहीं बोलेंगे, एडजेसेंट नहीं बोलेंगे। क्योंकि एडजेसेंट में क्या होना चाहिए? एक साइड कॉमन होनी चाहिए। एक साइड क्या होनी चाहिए आपकी? कॉमन होनी चाहिए दोनों के लिए। इसमें आप कहेंगे सर एक साइड तो कॉमन है ही, यहां भी है, ये तो कॉमन हो जा रहा है दोनों के लिए। उसके बाद भी होना चाहिए कि बाकी जो दो साइड है कॉमन साइड के अपोजिट होनी चाहिए, और इनकी दोनों साइड कॉमन साइड के एक ही ओर है। तो सारी चीजों पे हमको ध्यान देना है आसन्न के लिए। आया समझ में? आसन्न के लिए सभी चीजों पे ध्यान देना है कि कॉमन साइड एक रहेगी रहे, और बाकी की जो दो साइड हो रही है, बच रही है, वो किधर हो? कॉमन साइड के अपोजिट में हो, मतलब एक इधर और एक इधर हो। कोई डाउट? तो आसन्न यही है, ये दोनों आसन्न नहीं है। और अगर मैं यहां पूछ लूं अल्फा और थीटा, तो ये भी आसन्न नहीं है, इनमें साइड ही कॉमन नहीं है। इसको हटा दिया जाए तो अल्फा और थीटा में साइड ही पहली बात कॉमन नहीं है। आया समझ में? भले कॉमन आपके वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं, यहां भी जो शीर्ष है कोण का, कोणों का जो शीर्ष है वो एक ही है, ओ है।
लेकिन फिर भी आसन्न नहीं है अल्फा और थीटा। क्यों? क्योंकि आसन्न होने के लिए एक साइड उसमें कॉमन होनी चाहिए। अब देखिए ये भी आसन्न नहीं है, आपका वर्टेक्स भी कॉमन है, एक साइड भी कॉमन है, फिर भी ये एडजेसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि साइड कॉमन होने के साथ ही साथ आपकी एंगल की जो दो साइड होनी चाहिए वो उसके अपोजिट में होनी चाहिए। तो ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये आसन्न कोण का फिगर है। यहां पर आप अल्फा और बीटा को क्या बोलेंगे? आसन्न बोलेंगे। यहां ये आसन्न बोला जाएगा, यहां अल्फा थीटा आसन्न नहीं है, यहां भी अल्फा थीटा आसन्न नहीं है। किसी को डाउट इस बात पे? दोबारा बताऊं आसन्न कोण क्या होता है? क्लियर हो गया फिगर से? आ गया समझ में? दिमाग में बना रहेगा ना आसन्न? इसको आसन्न नहीं बोलेंगे, ये भी आसन्न एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो आपका वर्टेक्स यानी कि कोण का शीर्ष, इसको कहते हैं कोण का शीर्ष। कोण का शीर्ष क्या होना चाहिए? आपका कॉमन होना चाहिए, एक ही शीर्ष होना चाहिए। एक साइड कॉमन होनी चाहिए, मतलब कोण की एक भुजा वो आपकी कॉमन होनी चाहिए। साथ ही साथ जो दो भुजाएं बचेंगी वो कॉमन साइड के अपोजिट में होनी चाहिए, यानी कि एक इधर और एक इधर होनी चाहिए। तो ये आसन्न का फिगर है, ये आसन्न का फिगर नहीं है। ये आपका अल्फा है और ये पूरा इधर से ये थीटा हो गया, तो अल्फा और थीटा आसन्न नहीं है। यहां भी अल्फा और थीटा आसन्न नहीं है। क्लियर हो गया आसन्न कोण? चलिए अब इसके बाद आ जाइए, शीर्षाभिमुख कोण है ना इसके बाद। देखिए चलिए देखिए, इंग्लिश होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, हर एक बच्चा ध्यान दे, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होता है? देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां जो आमने सामने वाले ये कोण बनते हैं इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण की जोड़ी। आया समझ में? ये एक शीर्षाभिमुख कोण की जोड़ी है, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण की जोड़ी है। और शीर्षाभिमुख कोण की जोड़ी आपस में क्या रहेगी? बराबर। अगर बच्चों ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये आपका बीटा है तो ये भी कोण क्या होगा? बीटा होगा। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर शीर्षाभिमुख कोण की बात कर रहे हैं तो इसको शॉर्ट में नाम दिया जाता है VOA। इंग्लिश पता होनी चाहिए हिंदी मीडियम वालों को भी। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। आ गया समझ में? क्लियर है? हर एक बच्चा ध्यान देगा। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कैसे भी प्रतिच्छेद करें तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। अब इसके बाद देखिए, ये कोण अगर बीटा है तो बच्चों ये भी शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये भी क्या रहेगा? बीटा रहेगा। ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? हमेशा दिमाग में ये बात बैठा रही है। चलिए इसके बाद, यस एडजेसेंट, फिर से पूछा गया है एडजेसेंट लीवोलन पे। ध्यान दीजिएगा, एक फिगर ये है, ये अल्फा है और ये बीटा है। एक फिगर ये है, ये यहां अल्फा है और ये थीटा है। किसने पूछा है लीवोलन पे? आदित्य पूछे हैं, कह रहे हैं कि फिर से बताइए एडजेसेंट एंगल। आदित्य, एडजेसेंट का शाब्दिक अर्थ मतलब आसन्न का शाब्दिक अर्थ क्या है? जुड़ा हुआ। तो जो जुड़े हुए कोण होंगे उसको बोलेंगे हम आसन्न कोण। अब इसमें भी एग्जैक्टली कौन आसन्न है? क्योंकि ये अल्फा बीटा भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ये अल्फा थीटा भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मान लिया अल्फा आपका 30 डिग्री है और ये थीटा पूरा 50 डिग्री है, पूरा ये पूरा 50 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा। और यहां अल्फा 30 डिग्री है और बीटा 20 डिग्री है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
तो इसमें कौन आसन्न है? जुड़े तो दोनों हैं, आपका अल्फा और थीटा साथ में जुड़े ही हुए हैं, यहां अल्फा बीटा भी जुड़े हुए हैं, कौन आसन्न है? यही आसन्न होगा। आसन्न के लिए 3 स्थितियां होती हैं। एक तो शीर्ष कॉमन होना चाहिए जो कि दोनों में है, कॉमन है, और एक तो भुजा कॉमन होनी चाहिए, भुजा। तो ये देखिए, ये वाली भुजा इसमें क्या है? कॉमन है, और इसमें ये वाली भुजा क्या है? कॉमन है। ये दोनों चीज तो ये दोनों फिगर सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन तीसरी चीज जो होनी चाहिए आसन्न के लिए, अब जो बची हुई 2 भुजाएं हैं वो कॉमन साइड के विपरीत होनी चाहिए। मतलब ये अगर कॉमन साइड है तो एक भुजा इधर और एक भुजा इधर होनी चाहिए, ठीक है? तब ये वाला कोण अल्फा और ये वाला बीटा क्या होगा? आपका आसन्न होगा। इस तरीके से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये कॉमन साइड आ गई आपकी, दोनों भुजाएं जो है कोण की, अब ये क्या है आपकी? कॉमन साइड के एक ही ओर है, तो इन दोनों को आसन्न नहीं बोलेंगे। ये आपका अल्फा और थीटा दोनों आसन्न नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया है ना सबको? इसके बाद मैंने आपको शीर्षाभिमुख कोण बताया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया है। क्लियर हो गया? अब आ जाइए इसके बाद तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, हर एक बच्चा ध्यान दे। तिर्यक रेखा इंग्लिश होती है इसकी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा क्या होती है? अगर कोई समांतर रेखाएं हैं या असमांतर रेखाएं हैं, 2 या 2 से अधिक भी समांतर या असमांतर रेखाएं हैं, अगर कोई अन्य रेखा इसको विभिन्न बिंदुओं पर काटती हुई निकल जा रही है, अगर कोई अन्य रेखा इसको विभिन्न बिंदुओं पर काटती हुई निकल जा रही है, तो यह अन्य रेखा ही क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। आया समझ में? यह अन्य रेखा ही तिर्यक रेखा कहलाएगी। इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। आ गया समझ में? क्लियर है? क्या कहलाएगा ये? ट्रांसवर्सल। आपकी समांतर रेखाएं हो, जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर रेखा कल क्लियर हो गया था ना क्या होता है? ऐसी रेखाएं जिनको अनंत तक ले जाइए, आपस में कहीं नहीं मिलती, उनको कहते हैं समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो चाहे लाइन आपकी पैरेलल हो, चाहे लाइन आपकी नॉन पैरेलल हो, चाहे समांतर हो चाहे असमांतर हो, कोई अन्य रेखा उसको काट रही है विभिन्न बिंदुओं पर, तो विभिन्न बिंदुओं पर काटने वाली ये रेखा ही क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। ये तिर्यक रेखा है। यहां पर जो दिखाई दे रहा है ए बी, ये तिर्यक रेखा है। ये ए बी क्या है? तिर्यक रेखा है। ये नॉन पैरेलल लाइंस है। ये नॉन पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल काट रहा है। क्लियर है? अगर देखिए ये आपका पैरेलल लाइन है, ये कोई वर्टिकली चला गया इस तरीके से, यहां 90 डिग्री का एंगल, यहां भी 90 डिग्री का एंगल। तो बच्चों ये पैरेलल लाइन को, एक लाइन है जो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है, तो ये भले आपकी तिरछी नहीं है, लेकिन ये क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा ही कहलाएगी। समझ में आया? तिरछी नहीं है, फिर भी इसको क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा ही बोलेंगे। तो तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया क्या होता है ट्रांसवर्सल? मतलब आपकी समांतर या असमांतर रेखाएं कहीं जा रही हैं, उनको कोई अन्य रेखा विभिन्न बिंदुओं पर काट दे, तो वो अन्य रेखा जो विभिन्न बिंदुओं पर समांतर या असमांतर रेखाओं को काट रही है, उसको क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? ये दिमाग में ये सब टर्म है, रहना चाहिए आपके, नहीं रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम होगी। देखिए ध्यान से, ये दोनों रेखाएं आपकी क्या हैं? मान लिया पैरेलल है, एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये समांतर रेखाएं हैं, ये 2 समांतर रेखाएं दिखाई दे रहा है, इसको एक अन्य तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा के काटने से यहां पर 4 बाह्य कोण और 4 आंतरिक कोण का निर्माण होगा। 4 एक्सटीरियर एंगल और 4 इंटीरियर एंगल आपके फॉर्म होंगे। कैसे दिखा रहा हूं? एक एंगल ये है जिसका नाम 1 रख दीजिए, एक एंगल ये है इसका नाम 2 रख दीजिए, इसका नाम 3 रख दीजिए, इसका नाम 4 रख दीजिए, इसका 5, इसका 6, इसका 7 और ये 8।
अगर ये नॉन पैरेलल लाइंस होती तो भी 4 बाह्य और 4 आंतरिक कोणों का निर्माण होता। चूंकि ज्योमेट्री में नॉन पैरेलल का हमको कोई यूज नहीं है, इसलिए हमने पैरेलल ही लाइंस उठाया है, क्योंकि अभी इस पर हम आगे आपको कोण भी समझाने जाएंगे। देखिए ये आपकी 2 समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा इसको क्या कर रही है, काट रही है। तो काटने से यहां पर 4 बाह्य कोण और 4 आंतरिक कोण का निर्माण हुआ है। बाह्य कोण कौन, जो बाहर हैं, जो बाहर हैं। नाम रख दिया हमने इसका अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसा कुछ नाम नहीं रखा है, ए बी सी डी भी नाम नहीं रखा है, नाम हमने नंबरिंग कर दी है इसकी, नंबरिंग 1 2, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 है, इनका हमने नंबरिंग कर रखा है। तो जो बाहर दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन है, 1 और 2, फिर 7 और 8, ये बाहर दिख रहा है कि नहीं, देखिए ये ऊपर, ये बाहर से दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, हिंदी में बाह्य कोण। कौन कौन से हैं बता सकते हैं आप, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये आपके एक्सटीरियर एंगल हैं, बाह्य कोण हैं। क्लियर है सारे बच्चों को। इंटीरियर भी दिख रहे होंगे आप लोगों को, कौन कौन है इंटीरियर, 3, 4, 5, 6, ये कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल है। तो आंतरिक कोण है, इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक कोण, हिंदी में आंतरिक कोण बोलेंगे, कोण बोलेंगे। तो लिखते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। कौन कौन से हैं, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। ध्यान दीजिए, ये इंटीरियर एंगल आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद अब खास बातें शुरू होती हैं। अब इसके बाद बात करेंगे संगत कोण की। संगत कोण इंग्लिश होती है इसकी करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए अब इस फिगर में संगत कोण किसको कहते हैं, इस फिगर में बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, दिमाग में आपके हमेशा होना चाहिए संगत कोण की बात। करेस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए 1 और 5 ये दोनों संगत कोण हैं, 2 और 6 ये दोनों संगत कोण हैं, ध्यान रखिएगा। 3 और 7 ये संगत कोण हैं, 4 और 8 ये भी संगत कोण है। पहचानना पड़ेगा आपको फिगर में। और संगत कोणों की प्रत्येक जोड़ी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। जो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होगा वो आपका इक्वल होगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 1 और 5 आंख खोल के देख लीजिएगा, ये 1 है और ये 5 है, ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण, और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात को समझिएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, 5, 1 ही 5 के इक्वल होगा और किसी के नहीं। जो संगत कोण है वो 1 और 5 है। यहां से संगत कोण कौन से हैं, 2 और 6, 2 के संगत 6 होगा। एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 6 होगा। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। फिर अभी और 2 पेयर बचे हुए हैं, एंगल 3 और एंगल 7, ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। इसके बाद देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्या होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। लिख दिया ये करस्पॉन्डिंग एंगल, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो इस फिगर में आपको समझना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है सर, नॉन पैरेलल वाला क्लियर करके बता दीजिए। बता देते हैं नॉन पैरेलल वाला, नॉन पैरेलल भी बता देते हैं। क्लियर हो गया संगत कोण। अब देखिए एक्सटीरियर इंटीरियर ये चीज हम मिटा देते हैं। रिप्लाई कर दिया करिए आप भी, बीच में लिखा करिए लगातार। अच्छा कर रहे हैं आप। एंगल 4 का 8 क्या, एंगल 4 का 8 सही तो है। किसने कमेंट किया, सौरभ, सही है, इसकी जरूरत नहीं थी मुझे। चलिए संगत कोण क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग आएंगे
आंतरिक एकांतर कोण पे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल पे। टर्म एकदम क्लियर होना चाहिए, आंतरिक एकांतर कोण, एकांतर कोण इंग्लिश होती है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ये क्या होता है, फिगर से पहचानना है आपको। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं? ऑल्टरनेट वो भी इंटीरियर वाले ही उठाने हैं, तो यही 3, 4, 5, 6 में ही आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट बनेंगे, क्योंकि 3, 4, 5, 6 ही इंटीरियर एंगल है। तो देखिए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कौन से होंगे? 3 का ऑल्टरनेट क्या हो गया? 6, तो 3, 6 क्या हो जाएंगे? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। 4 का ऑल्टरनेट 5, तो 4 और 5 क्या हो जाएंगे बताइए? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। क्लियर है? आ रहा है समझ में? कोई डाउट आ रहा है समझ में? चलिए देखिए, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट में भी आपको 2 पेयर मिलेंगे और ये क्या होंगे? बराबर, इक्वल होंगे। ये एंगल 3 है, ये एंगल 6 है, ये दोनों क्या होंगे? बराबर। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। फिर बताइए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो गए। आंतरिक एकांतर कोण याद रखिएगा, आंतरिक एकांतर कोण ये बराबर होंगे। क्या है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, हाँ ठीक तो है, नहीं वो ठीक है, बात एक ही है, सही है। अब इसके बाद आइए, अब इसके बाद हम बात करेंगे बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सटीरियर, आराम आराम से सब समझा रहा हूं, ऑल्टरनेट एंगल। इसमें क्या होगा? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट में ध्यान दीजिए, 2 और 7 ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हैं और ये दोनों क्या होंगे? बराबर। फिगर देख लीजिए, 1 और 8 ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, ये आपस में क्या होंगे? बराबर। तो 2 बराबर एंगल 2 इज इक्वल टू किसके होगा? एंगल 7 के। और एंगल 1 इज इक्वल टू किसके होगा? एंगल किसके? 8 के। तो ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। तो एक्सटीरियर इंटीरियर हटा के इनको ऑल्टरनेट एंगल भी तो केवल बोला जा सकता है। बताइए, कहीं कहीं इंटीरियर और एक्सटीरियर हटा देता है, तो क्या ये और ये ऑल्टरनेट नहीं है? क्या ये और ये ऑल्टरनेट एंगल नहीं है? हैं। इसको और इसको भी तो ऑल्टरनेट बोल सकते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर हटा दें तो ऑल्टरनेट एंगल भी केवल इनको बोला जा सकता है, मतलब एकांतर कोण भी कह सकते हैं। 2 और 7 एकांतर कोण है, 1 और 8 एकांतर कोण है, 4 और 5 एकांतर कोण है, 3 और 6 आपके एकांतर कोण है, कह सकते हैं। अगर एक्सटीरियर इंटीरियर वाली बात हटा दें तो भी आप इसको एकांतर कोण कह सकते हैं। भाई अगर 2 और 7 लेंगे तो ये बाह्य एकांतर हो जाएगा, है तो आखिर एकांतर ना। और अगर 4 और 5 लेंगे तो ये आपका आंतरिक एकांतर कोण हो जाएगा, तो है तो एकांतर ही। तो कहीं कहीं लिखा रहता है बाह्य, आंतरिक कुछ नहीं लिखता, केवल क्या लिखता है आपका? एकांतर कोण। तो मतलब तो वही निकल के आएगा, एक्सटीरियर वाला और इंटीरियर वाला है तो एकांतर ही, तो आप ऑल्टरनेट एंगल केवल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं लिखा है तो आप यही समझेंगे, 4, 5 इंटीरियर, ऑल्टरनेट केवल ऑल्टरनेट भी लिख देगा तो एक ही बात मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताया, फिगर बना बना के देख लीजिए कि 1, 5 करस्पॉन्डिंग है, 2, 6 करस्पॉन्डिंग है, 3, 7 करस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये आपको क्लियर हो जाए। एक खास बात, ये चीज नॉन पैरेलल साइड में नहीं होती। नॉन पैरेलल साइड में ये जो चीजें मैंने बराबर करके दिखाया है, अगर ये नॉन पैरेलल साइड है तो क्या ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा? क्या नहीं। तो अगर रेखाएं पैरेलल नहीं है तो ये जो आपका करस्पॉन्डिंग वाला इक्वल और अल्टरनेट वाला इक्वल एंगल वाली प्रॉपर्टी जो हमने बताया है वो यहां नहीं लगेगा। ये केवल किस पे लगता है? पैरेलल लाइंस पे ही लगता है, जब कोई एक ट्रांसवर्सल उसको क्या कर रही हो? अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही हो, तो आपका संगत कोण की बात उठ के आती है, फिर एकांतर कोण की बात उठ के आती है। इस फिगर में संगत एकांतर की बात नहीं करेंगे आप।
आगे समझ में, यहां कोण बराबर नहीं होगा, यहां कोण क्या होगा, बराबर नहीं होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, यहां कोण आपका बराबर नहीं होगा, यहां चीजें आपकी उठेंगी। क्लियर हो गया, बराबर वाली चीज यहां उठेगी। अब आ जाइए इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट क्या है, सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सह अंतः कोण कौन कौन से हैं, लिख रहा हूं मैं इसको, सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पैरेलल लाइंस के लिए है ये बात, नॉन पैरेलल रहेगा तो आपका ये प्रॉपर्टी नहीं उठेगी, समझिएगा। नॉन पैरेलल लाइन के लिए संगत कोण बराबर और अल्टरनेट एंगल बराबर वाली चीज नहीं उठती, समझिएगा बच्चे। पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल के लिए बात लगती है। सहअंतः कोण कौन से हैं, सहअंतः कोण बेटा 3 और 5, इसको सहअंतः कोण बोलेंगे। इन दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 4 और 5 ये भी आपके, सॉरी 4 और 6 ये भी क्या है आपके, सहअंतः कोण है। इंग्लिश में इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और फिर एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये भी आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिए जिम्मेदारी से, ये सहअंतः कोण है। 3 और 5 ये सहअंतः कोण है, को इंटीरियर एंगल, इसका सम 180 डिग्री होगा। 4 और 6 ये आपका सहअंतः कोण है, सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है। अब एक और बात निकल के आती है, सहबाह्य कोणों का योग भी, बाह्य कोणों का योग भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सही है, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। देखिए सहबाह्य कोण अब कौन से हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं को एक्सटीरियर एंगल। को एक्सटीरियर एंगल, अब को एक्सटीरियर कौन कौन से हैं, 1 और 7 ये को एक्सटीरियर होगा। 2 और 8 ये को एक्सटीरियर होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, 1 और 7 ये को एक्सटीरियर होगा। 2 और 8 ये को एक्सटीरियर होगा। यहां इसका सम क्या होता है, यहां भी 180 डिग्री होता है। सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। सही है, देखिएगा ध्यान से। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल, क्या हो गया, चल रहा है कि नहीं सब कुछ, गया तो नहीं, कटा तो नहीं। एंगल 1 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल देखिएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 8 ये भी क्या होगा, 180 डिग्री हो गया। समझा दिया हमने, क्लियर है। हो गया। अब चलिए इसके बाद, किसी बच्चे ने कल एक सवाल पूछा था हमसे कि सर अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो क्या ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा, क्या ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा, तो क्यों नहीं होगा। इंक्लाइनेशन तो हमारा यही है ना, झुकाव तो यही है। ये 30 डिग्री, ये भी 30 ही होगा, ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा हमेशा। आप यहां से इसके लिए लें, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी ये लाइन खींच दें इसके पैरेलल, कहीं भी ये पैरेलल लाइन खींच दें, कहीं से भी खींच लें, हर एक बच्चा देखे, हर जगह ये क्या दिखेगा, 30। हर जगह ये क्या दिखेगा, 30। हर जगह ये क्या दिखेगा, 30। जो इसका इंक्लाइनेशन है कहीं से भी लेंगे तो क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। चाहे इसको बोले ये भी 30 है, बताइए ये 30 नहीं हो जाएगा। कोई ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, ये 60, ये 60, ये 60 होगा समबाहु में। कहीं ये बड़ा सा समबाहु बन गया तो ये भी तो 60 है। आप कहें सर ये बराबर कहाँ है, ऐसा होगा। उसके हिसाब से उसके प्रपोर्शन में साइड भी तो बढ़ गई है, साइड भी तो इंक्रीज कर गई है। तो ये ना सोचिएगा कि ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है, दोनों 60 डिग्री के कोण है। ठीक है, तो डाउट क्लियर हो गया होगा जिसने भी पूछा है।
अब तिर्यक रेखा और ये पैरेलल लाइंस वाली चीजें हमने संगत कोण, एकांतर कोण, सहांतक कोण, ये सब समझा दिया। इसको बार बार फिगर बना के माइंड में रिवाइज करते रहिए, कौन कौन से कोण संगत हैं, कौन कौन से कोण एकांतर हैं और कौन कौन से कोण सहांतक कोण है और सहवाय कोण है। तो ये चीजें आपके दिमाग में बनी रहेंगी तो आगे काम आएंगी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। चलिए अब इसके बाद आ जाइए, आगे का पॉइंट है आपका त्रिभुज। त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज, इंग्लिश होती है इसकी ट्रायंगल। देखिए 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी, ट्रायंगल कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाएगी, 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति पंचभुज कहलाएगी, 6 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति षष्ठभुज यानी कि हेक्सागन कहलाएगी। क्लियर है? तो ये ट्रायंगल है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, इसको त्रिभुज कहते हैं। देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, कोण भी इसके कितने होंगे? 3 होंगे। ये आंतरिक कोण कहलाएंगे, ये इसके क्या कहलाएंगे? आंतरिक कोण कहलाएंगे। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ 3-3 होता है त्रिभुज में, भुजाएं 3 तो सब कुछ क्या होंगे? 3-3 होंगे। ये कहलाता है त्रिभुज का शीर्ष। 1 2 3 शीर्ष है इसके, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल कहलाएगा। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल है। आ गया समझ में? 3 शीर्ष हैं इसके। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति में 4 शीर्ष होंगे, 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति में 5 शीर्ष होंगे, ऐसे 5 वर्टेक्स होंगे। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, पहले हम लोग टाइप ऑफ ट्रायंगल पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो अगली हमारी हेडिंग जो होगी वो होगा त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार, कोणों के आधार पे और भुजाओं के आधार पे 2 तरीके से परिभाषित है आपका त्रिभुज। देखिएगा त्रिभुजों के प्रकार, यहां ब्रैकेट में डाल के लिखिए कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पर। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। क्लियर है? त्रिभुजों का प्रकार कोणों के आधार पर। सुने हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, यही 3 प्रकार होते हैं। कोणों के आधार पे त्रिभुज के यही 3 नाम रखे गए हैं, न्यून कोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। यही 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। कोणों के आधार पे अगर नाम रखा जाए तो यही 3 नाम रखे जाते हैं। कौन कौन से? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो पहला जो होगा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून, हेडिंग देते रहिएगा, शीट तो मिलेगी ही आपको। न्यून कोण त्रिभुज, इसकी इंग्लिश होगी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? न्यून कोण त्रिभुज, नाम से ही स्पष्ट है कि इसके जो त्रिभुज के कोण होंगे, तीनों कोण वो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। और एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? जो कोण 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो उसको न्यून कोण कहते हैं। तो इसका फिगर जो बनता है इस तरीके से बनता है, ऐसा ही फिगर दिखता है। ABC क्या है? आपका न्यून कोण है। न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल हो, उसको कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बोलेंगे। कोई डाउट? क्लियर हो गया? अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इंग्लिश है इसकी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सबको क्लियर है? नाम से ही स्पष्ट है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है, समकोण है, तो ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा? हमेशा ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर एक कोण समकोण हो गया तो बाकी के दोनों कोण न्यून कोण ही होंगे। एक कोण 90 है, आपको पता है, आगे नोट भी लिखवाऊंगा कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक बार उस पर विचार किया जाएगा मेरे द्वारा। तो ये नंबर है 91 40 85 35 45। चल गया? वेरी गुड। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा मेरा, इस पे व्हाट्सअप ही करिएगा, फोन ऑन मत करिएगा।
क्योंकि बहुत फोन आ जाते हैं और मैं हो जाता हूं डिस्टर्ब। इतने फोन आ रहे हैं कि फोन उठ भी नहीं पा रहे हैं और मोबाइल डिस्चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम रह रही है। अभी मोबाइल बंद होगा, स्विच ऑफ होगा हमारे ख्याल से। चलिए देखिए, अधिक कोण त्रिभुज, इंग्लिश क्या है इसकी? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें क्या है, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण है तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसका फिगर इस तरीके से बनता है, ऐसे। यह अधिक कोण हो गया, देख लीजिए, यह कोण क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। तो अगर किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण है तो उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर हो गया? चलिए, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मैंने क्लियर कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। आ गया समझ में कौन कौन से त्रिभुज के प्रकार हैं? न्यून कोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज, और उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज। 3 है। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे, मतलब त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पे, इस पर आएंगे हम। चलिए देखिए, त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पे। आ जाइए, त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पर। ठीक, क्या है? क्या है? अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण का अधिकतम कोण कितना हो सकता है? 180 से जस्ट कम, एक कम नहीं, वो सेकंड में भी कम हो सकता है, सेकंड के डेसिमल में भी कम हो सकता है। कोण को डिग्री मिनट सेकंड में मापते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम में, ट्रिग्नोमेट्री में मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो बस उसको हम क्या बोलेंगे? 180 से कम हो सकता है। अधिकतम क्या है? 180 से कम, जस्ट कम कर लीजिए। आ गया समझ में? 180 से कम ये बोलेंगे आप। क्लियर है? अधिकतम क्या होगा? 180 से थोड़ा कम, लिमिट नहीं बता पाएंगे उसकी आप। 180 से कम मतलब क्या है? उसकी लिमिट डिसाइड कर लेंगे क्या? पॉइंट में जाते जाइए, चलते रहिए। क्यों? पॉइंट में चलते रहिए, कोण छोटा 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 और छोटा होता जाएगा उस हिसाब से। तो क्या बोलेंगे? लिमिट उसकी क्या है? 180 से कम। अब 179 नहीं बोल देंगे कि मैक्सिमम 179 तक जाएगा, गलत बात है ये। 179 से भी तो ऊपर एंगल होता है। अब 179 से ऊपर और 180 के बीच में असंख्य वैल्यू रख सकते हैं आप, असंख्य मान आ सकते हैं कि नहीं? जैसे 1 और 2 के ही बीच में मैं पूछ दूं, क्या कोई फिक्स वैल्यू रहेगी कि 10 मान ही आएंगे या 20 मान आएंगे? असंख्य मान आ सकते हैं ना पॉइंट में। उसी तरीके से इसलिए हमको बोलना पड़ेगा केवल 180 से कम। ठीक है, चलिए अब हमारा त्रिभुजों का प्रकार चल रहा है भुजाओं के आधार पे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मैं बताने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ध्यान से देखिए, पहला है, बड़ा चिर परिचित नाम है, सब लोग जानते हैं, समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश क्या होती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है? समबाहु एक आइडियल ट्रायंगल होता है, इसमें सब कुछ बराबर होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हों? आपकी बराबर हों, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। नाम से ही स्पष्ट है, सम, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहां पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या है? सी ए है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। देखिए हमने ए सी नहीं बोला है, सी ए बोला है, क्योंकि ज्योमेट्री में हम या तो क्लॉकवाइज चलते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इस बात पर हम चर्चा करेंगे आगे कि ट्रायंगल का नाम कैसे लिया जाता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, एक क्रम होता है। अगर ए बी बी सी और ए सी बोल दें तो है तो इसी ट्रायंगल की ये भुजा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा
सही नहीं रहेगा, शुद्ध नहीं रहेगा, शुद्ध रहेगा। ए बी के बाद बी सी आया, बी सी के बाद सी ए आए। सी ए सी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन लिखने के लिए हमें एक ऑर्डर मेंटेन करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर बोलेंगे ए सी फिर सी बी फिर बी ए बोलना पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज चलें तो क्या बोलेंगे, ए सी बी और बी ए। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ए बी सी और सी ए बोल दिया। ये तीनों भुजाएं त्रिभुज की ही हैं, और ये तीनों अगर बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर है? समबाहु की प्रॉपर्टी अलग से अभी बताई जाएगी आगे चल के, कि समबाहु में सब कुछ बराबर होता है, इसके सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं, सारी ऊंचाइयां बराबर, सारी माध्यिकाएं बराबर, सारे कोण बराबर, सब कुछ बहुत स्पेशल स्टैंडर्ड ये आपका आइडियल ट्रायंगल है, कहा जाए इसमें सब कुछ बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में। इस पर चर्चा होगी, डिटेल में चर्चा होगी आगे, अभी केवल टाइप से हम आपको परिचित करा रहे हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए अभी, लेकिन धीरे धीरे करके आगे इसकी प्रॉपर्टी आपको पता चलती रहेगी। इसके बाद समबाहु के बाद आइए दूसरे नंबर पे है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलेंगे आइसोसेलिस, आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइसोसेलिस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश वाले नाम से तो नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि ये क्या है, लेकिन हिंदी वाले नाम से हिंदी मीडियम वाले समझ गए होंगे। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं सम हो यानी कि बराबर हो, तो उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये देखिए ए है, ये भी एक सेमी आइडियल ट्रायंगल है, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें भी कुछ कुछ चीजें बराबर दिखाई देंगी, उसको मैं आगे प्रॉपर्टी में डाल के बताऊंगा समद्विबाहु की प्रॉपर्टी में। अभी केवल नाम जानिए। अगर दो भुजाएं बराबर हैं, ध्यान से देखिएगा, दो भुजाएं आपकी क्या हो गई, बराबर हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बताइए। सॉरी दिमाग कम चल रहा है लग रहा है। दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये ट्रायंगल क्या होगा, समद्विबाहु होगा। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, कोई समस्या इसमें? दो ही भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तीनों है तो समबाहु, केवल दो है तो समद्विबाहु। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए, यहां बोल दीजिए ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए यहां उठा लिया मैंने, सॉरी, ए बी इक्वल टू ए सी इस तरह से लिख दिया, पानी पीना पड़ेगा लग रहा है। हो गया बच्चों, ये क्लियर है? अब आ जाइए इसके बाद विषमबाहु। नाम से स्पष्ट हो गया, मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल देखिएगा ध्यान से, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होगा, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए हो जाएगा। सिंपल सा है, इसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलैटरल, आइसोसेलिस और स्केलेन। मेरे यूपी बोर्ड वाले बच्चे, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि ट्रायंगल का नाम आपको इंग्लिश में पता हो। अपने बच्चों को पढ़ाना होगा तो क्या पढ़ाएंगे आप, समबाहु विषमबाहु, जमाना वो लद गया। अब सारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड ही पढ़ रहे हैं। तो आपके बच्चे भी यूपी बोर्ड तो पढ़ेंगे नहीं कि समबाहु विषमबाहु करेंगे, जो आप लोग कर चुके हैं। तो उनको भी इक्विलैटरल, स्केलेन और आइसोसेलिस ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये पहले से ही जानकारी रखिए, होना चाहिए बस। और एसएससी भी क्या करती है, समबाहु लिखने के बदले हिंदी में लिख देगी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आप समझ ही नहीं पाएंगे इक्विलैटरल क्या है। जैसे अक्सर एसएससी की परीक्षा में एक होता है समलंब चतुर्भुज, उसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेपेजियम। तो हिंदी ना लिख के क्या लिख देता है, इंग्लिश ही लिख देता है, वो भी हिंदी में, ट्रेपेजियम। अब समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन करना बच्चा जानता है, लेकिन वो ट्रेपेजियम को नहीं समझ पा रहा है कि वो समलंब चतुर्भुज के बारे में बोल रहा है, तो नहीं कर पाता क्वेश्चन। इसलिए छोटी छोटी जो इंग्लिश है ये आप सभी लोगों को आनी चाहिए। तो विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती,
इसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्केलेन ट्रायंगल। हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पी, मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हेडिंग दीजिए। अब इंपॉर्टेंट चीजें अब शुरू हो रही हैं। माध्यिका, माध्यिका हर एक बच्चा ध्यान दे। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्लास आपकी शुरू हुई है। इंग्लिश में लिखिए इसको मीडियन। ठीक, माध्यिका क्या होती है? देखिए ये त्रिभुज है, नाम है इसका ABC, 3 शीर्ष दिखाई दे रहे हैं। तो शीर्ष से कोई एक ऐसी रेखा खींचिए जो सामने वाली भुजा, यानी कि इसकी अपोजिट साइड इंग्लिश में कहते हैं, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, इस त्रिभुज की क्या कहलाएगी? माध्यिका। एक ऐसी रेखा खींचिए जो इसको 2 भाग में बांट दे रही है, नाम इस रेखा का AD रख लिया, तो AD क्या है? इस त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका फिर से मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन, त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा। नींद आ रही है आपको? क्या क्या बताएं? माध्यिका बताइए, खड़े हो जाइए। माध्यिका क्या बताएं? मास्क हटा के बताइए, बोलिए, फिर से बताइए, मैं सुन नहीं पाया। कोण से? हाँ, शीर्ष से, शीर्ष। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम सटीक बताया। शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा, बैठिए, जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, तो माध्यिकाएं भी कितनी होंगी? 3। यहां से भी एक माध्यिका खींच लिया, यह भी एक माध्यिका हो गई। अब देखिए C से भी एक माध्यिका खींचेंगे, ये मान लिया हो गया CF, ये भी एक माध्यिका हो गई। ये भी इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, ये भी इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो माध्यिका का काम क्या होता है? शीर्ष से चलना और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना, यही माध्यिका का काम है। अगर कोई कह दे कि ये माध्यिका है तो यहां 90 डिग्री का भी कोण बनेगा, तो वो सरासर गलत बात है। आइडियल फिगर में वो एक अलग चीज है कि माध्यिका, समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है भुजा पे लंब भी होती है, वो समबाहु त्रिभुज एक आइडियल फिगर, वो अलग चीज है। लेकिन माध्यिका के डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि वो लंब होगी, वो तो स्पेशल केस में लंब हो गई, वो बात अलग है। कहीं कहीं माध्यिका शीर्ष लंब भी हो जाती है, वो बात अलग है। लेकिन माध्यिका की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है जो मैंने बताया? क्या बताया? शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। आ गया समझ में? मीडियन क्या होगा? मीडियन क्या होगा? आप वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, तो क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। मीडियन 3 होंगे। अब बच्चे कहेंगे सर ये एक ही बिंदु से क्यों गया है, दाएं बाएं से इधर उधर से क्यों नहीं चला गया ऐसे? तो इसकी चर्चा होगी, अब इसकी चर्चा होगी कल। आ गया समझ में? इसकी चर्चा होगी कल। ये एक ही पॉइंट से माध्यिकाएं क्यों गुजरी हैं तीनों, ठीक है, और इस पॉइंट को कहते क्या है, उस पर भी चर्चा होगी कल। अब इंपॉर्टेंट क्लास आपकी शुरू हो गई है। अभी तक तो कोण, रेखा, समतल, यही सब बता रहे थे हम आपको, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, मैक्सिमम लोग इसको जानते होंगे, लेकिन अब कल से चीजें जो स्टार्ट होंगी आपकी वो इंपॉर्टेंट होंगी ज्योमेट्री में। यहां से एक एक चीज आप लोगों को सीखना है। तो नए बच्चे जो कल की क्लास नहीं कर पाए हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है क्लास, वो कल की क्लास देख लें और चीजों को समझ लें, सीख लें, ठीक है। चलिए, समय आपका समाप्त हो चुका है, मैं मिलूंगा आप लोगों से अब कल। थैंक यू। यस, 1-5 बराबर है, हाँ 4-5 भी बराबर है, तो ये भी तो बराबर हो गया।